Hi everyone. I would like to thank you all for joining us today. I'm Himani. I'm a psychologist at Saive. I've been practicing for more than 7 years. Saive is a mental health care unit of Spartan Hospital. Saive comprises of an expert team of professionals. We at Saive provides best-in-class, accessible and affordable world-class mental health care services. We also run OPD in Bensup's Hospital, Dwarka, and Vibrant Hospital in Gurgaon. So we are here to talk about our board exams. बहुत स्ट्रेस होता है, हम सब लोग उस चीज से निकले हुए हैं. क्वेश्चन पेपर देख के सब पढ़ा लिखा सब भूल जाते हैं कि ये सब क्या आ गया, ये तुमने पढ़ा ही नहीं. हाथ पैर कांपने लग जाते हैं. एग्जाम से पहले सब याद ही नहीं रहता है कुछ कि क्या पढ़ा है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है. ये सब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इन सारी चीजों से कोप अप कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे. Hello everyone. So myself Alisha Aslam, and today I'm going to tell you how to create an effective study plan. So we have few components in this. First of all, first we have timetable. So जब भी हमारा examination आता है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए. टाइम टेबल जब आप शेड्यूल कर लोगे तो उससे आपको फुल डे का पता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है. टाइम टेबल इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपको एक सो फर्स्ट वी हैव टाइम टेबल. टाइम टेबल जो है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है या किसी भी चीज़ को आपको पूरा करने के लिए. टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल. उसमें आपका होगा कि आप कब उठते हैं, उसके बाद आप कब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप कितने से कितने टाइमिंग जो है आप पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कब ब्रेक लेना है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितना सिलेबस होना चाहिए. आप एक शेड्यूल बना लें डेली का, मंडे टू संडे जितने भी दिन आप पढ़ रहे हैं एग्जाम से पहले. सेकेंड, आपको अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी होगी. कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है और कौन सा बाद में करना है. कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ईजीएस्ट को पहले कर लेते हैं और डिफ़िकल्ट वंस को एंड में करते हैं, और कुछ करते हैं कि हम डिफ़िकल्ट पहले कर लेते हैं और इजी को लास्ट में कर लेंगे. डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स वो इसलिए पहले कर लेते हैं क्योंकि बाद में उसको रिवाइज कर सके, उसकी रिविजन हो जाए 4 to 5 टाइम्स, ताकि जो उनकी जो प्रॉब्लम है उस एरिया में आ रहा है उससे वो ओवरकम कर सके. थर्ड, ब्रेक डाउन कर लीजिए अपने सिलेबस को और शेड्यूल बना लीजिए. सिलेबस या फिर चैप्टर को ब्रेक डाउन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पर. ऐसा ना हो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, पाइल अप हो जाए, या फिर एक दिन में जो है सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके छूट जाए. तो आप जो है सबसे पहले अपने सिलेबस को जो है ब्रेक डाउन कर लीजिए चैप्टर्स को, कि आज के डे में हमें इतना करना है और आज के डे में हमें इतना ओवर करना है. जितना भी आप जो है डेली का शेड्यूल बनाते हैं, एंड ऑफ द डे आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए जब अगर आप कर लेते हैं. और अगर आपसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जितना आपने सोचा था, तो आपको एज अ पनिशमेंट आप वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं अगर मेरा इतना सिलेबस पूरा होता है तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड में या तो अपना फ़ोन 30 मिनट्स यूज़ करूँगा, एनी गेम और एनीथिंग विच यू वांट टू डू, वो नहीं करते हैं तो आप पनिशमेंट में वो चीज़ें नहीं करेंगे. इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे जो आप स्टार्ट करेंगे अपना शेड्यूल, उसमें आप फिर थोड़े सीरियसनेस आपकी बढ़ेगी. फिर उसके बाद आता है एक्टिव रिकॉल. जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, उसमें आपको उन चीज़ों को जो है लिख लिख कर देखना है. अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अकेले में, उन चीज़ों का आप क्या करेंगे कि बार बार जो है रिकॉल करने के लिए या तो आप क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपने खुद को करा और आंसर भी उन चीज़ों को खुद ही देंगे. या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ इंगेज होकर आप आराम से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं. इधर आप अपने पेरेंट्स को या फिर सिबलिंग्स को, किसी के साथ भी ये चीज़ें कर सकते हैं. इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब आप
बोर्ड की प्रिपरेशन या किसी भी चीजों के आप प्रिपरेशन करते हैं स्टडी में, तो डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो मिनिमाइज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उस फोन को हटा के रख देंगे, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए या रूम में लॉक करके रख दीजिए, जो भी आपको सही लगे। आपको पता है कि आपके फैमिली इन्वायरमेंट में आपके छोटे सिबलिंग्स हैं या जो भी है, तो आवाजें ज्यादा होती है, तो फिर उस हिसाब से आप रूम में जो है अकेले बैठिए। जो इन्वायरमेंट है वहां पर मिनिमाइज होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो प्रैक्टिस वाइल राइटिंग, जब आप जो भी चीजें पढ़ें उन चीजों को आप पहले एक बार पढ़ें, 2 बार खुद को सुनाएं या फिर किसी और को भी, तीसरी बार आप लिख कर दीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप सुना भी देते हैं, कई कई पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि घर पे पढ़ता है, सुनाता भी अच्छे से है, अच्छा सब कुछ जा रहा है, बट जब एग्जाम की बारी आती है तो ये गलती कर देता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा है वो आपका लिख लिख कर नहीं देख रहा है। जब हम कोई चीज भी लिख लिख कर देखते हैं तो हम और अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं खुद को। तो ऐसा नहीं होता है कि एट द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आप न्यूली चीजों को लिख रहे हो। डेली का एक टारगेट बना लीजिए कि आज के दिन में मुझे इतना सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। वो भी आप अपने टाइम टेबल जो आपने बनाया है उसमें शेड्यूल करा हुआ में आप लिख लीजिए कि आज वी हैव टू कवर चैप्टर 1 एंड 2, और जितना भी आपको सही लगे। आप नेक्स्ट वी हैव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें जो है पोमोडोरो एक टेक्निक होती है जिसमें हम अगर 25 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। हर 5-5 मिनट, हर 25 मिनट्स में या फिर 30 मिनट्स, जैसा भी आपको लगे, उसके बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इससे ये होता है कि आप ओवरवेलमिंग नहीं हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे। हो सकता है इनिशियल डेज में आपको ये चीजें अच्छी लगे कि ठीक है आज मैंने इतना कवर कर लिया, आज मैंने पूरा इंग्लिश का सब्जेक्ट कवर कर लिया या पूरा हिंदी, मैथ्स, एनीथिंग, बट वो कुछ दिन के बाद आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम डे स्ट्रेटजीज। एग्जाम डे स्ट्रेटजीज में जो है सबसे पहले प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम डे। कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता है कि हम जो है आज जब हमारा एग्जाम होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको जो है सबसे पहले आप स्कूल के लिए जल्दी निकलोगे। अगर 7 o'clock से आपका एग्जाम है तो आप कोशिश करो कि 6:30 पर जो है मैं पहुंच जाऊं वहां पर। फिर उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे अच्छी तरीके से। प्रिपरेशन जो है वो आप एक रात पहले करो ताकि सेम डे एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको पेंसिल हो गई, पेन हो गया, इरेजर हो गया, बोर्ड हो गया, जो भी चीजें हैं आप एक दिन पहले उन सब चीजों की प्रिपरेशन कर लो ताकि सेम डे में आप एंशियस ना हो जाओ और कोई चीज आप भूलो ना। फिर उसके बाद जो है आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करा, OMR शीट कैसे भरनी है या फिर जो भी शीट्स हैं उन सब में आप अपना इंफॉर्मेशन आराम से दीजिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़कर। लास्ट मिनट में जो है याद रखिएगा कि जब आपके एग्जाम्स होने वाले हो उससे पहले आप कोई भी चीज जो है सेम डे में कोई न्यू चीज लर्न मत करना। डोंट क्रैम, मतलब लास्ट मिनट में जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है, वो शॉर्ट टर्म में जाती है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कोई भी टीचर्स बोल दें कि आपने ये टॉपिक पढ़ा था, आप बोलोगे कि नहीं, तो आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लूं। तो वो चीजें अवॉइड करिएगा, क्योंकि अगर जब भी आप ये चीजें करते हैं सेम डे या फिर एक रात पहले पढ़ना, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। जब अगर वो क्वेश्चन आएगा भी तो उससे सब कुछ मिक्स हो जाएगा और जो है आप चीजें गलत ही करोगे। तो अवॉइड करना। हो सकता है कि जो आपने पढ़ा हो वो सामने वाले ने ना पढ़ा हो, या जो उन्होंने पढ़ा है वो आपने नहीं पढ़ा। तो आप अगर 20%, 60%, 80% जितना भी सिलेबस कवर करके गए हो, आप उतना ही रिविजन करना और बिल्कुल एंड टाइम पे मत करना, थोड़ी सी पहले करना। अगर 8 बजे से एग्जामिनेशन है तो 6 o'clock तक जो है उसको खत्म करने की कोशिश करना। पेपर को जब भी आप स्टार्ट कर रहे होते हो, क्वेश्चन पेपर रीड करने के बाद कई कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो एंशियस हो जाते हैं कि मुझे ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। तो वहां से स्टार्ट करना जहां से वो चीजें जो क्वेश्चंस आपको आते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सेक्शन ए में कुछ भी नहीं आता है या बी में भी नहीं आता है, सेक्शन सी में आपको आता है, तो आप इस चीजों को लेकर एंशियस मत होना कि मुझे ए बी तो नहीं आता, बल्कि आप सी से स्टार्ट करना और जितना भी आप अच्छे से अच्छा हो सके उस चीजों को करना। ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी पेपर में जो है
टाइम बहुत अच्छे से देना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेटेज जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप राइटिंग अपना रखना। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन सी जो है वो मोर वेटेज है हमारे पेपर का, 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो उसमें आप अपना टाइम जो है उसी हिसाब से मैनेजेबल रखना। आपके पास अगर 3 घंटे हैं तो आप ये चीज लेके चलिए कि 1 घंटा मुझे ए को देना है, 1 घंटा बी को देना है और 1 घंटा सी को। अपने पास एक वॉच रख लीजिएगा एनालॉग। जैसे कि अलीशा मैम ने बताया कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है और सामने वाले को कोई चीज आती है तो हम पैनिक करने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है बहुत ज्यादा। ऊपर पहले बोर्ड एग्जाम अपने आप में ही बहुत एंशियस वर्ड है कि बोर्ड के पेपर है, सब लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं कि पढ़ लो, बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ लो, बोर्ड का एग्जाम है। इतना बड़ा ऐसे हॉन्ट सा क्रिएट कर देते हैं इस चीज को लेके कि कुछ नहीं भी हो रहा होता है तो भी हम एंशियस होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, फ्रेंड्स की तरफ से प्रेशर है, कंपटीशन चल रहा है कि मुझे ज्यादा नंबर लेके आना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेस एंजाइटी होता क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में हमें डॉक्टर उदित बताएं। एग्जामिनेशन एंजाइटी के बारे में, तो एग्जामिनेशन एंजाइटी को समझने के लिए 3 रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे पास। 3 अलग अलग स्टूडेंट्स की कहानी है। एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम तीनों का कल ही है, पर एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा या मेरे तो नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट कहता है कि वो पढ़ने की बजाय सारे काम कर रहा है, जैसे बाहर जा रहा है, खेल रहा है, टीवी देख रहा है, पर वो पढ़ नहीं रहा है। और एक स्टूडेंट है जिसको कि कल रात से ही अजीब सी सेंसेशन हो रही है पूरी बॉडी में और वो पहले से ज्यादा पढ़ रहा है। पहले वो 6 घंटे पढ़ता था, आज वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है। तो क्या है ये तीनों के बारे में, तो आज आगे चलते हैं कि क्या होता है एग्जामिनेशन एंजाइटी। ये एक तरह की एंजाइटी होती है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल या स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसको स्ट्रेस है, फियर है ड्यूरिंग और बिफोर द एग्जाम्स। और ये जो है बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। किसी को सिर्फ खाली घबराहट, बेचैनी, अलग सी नर्वसनेस हो सकती है। किसी को फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे उसको डिजीनेस होगा, चक्कर आ रहे होंगे, उसको सिर में दर्द हो रहा होगा, उसको हाथ पैर में अजीब सी सेंसेशन हो रही होगी, ठंडा गर्म लग रहा होगा। किसी को इमोशनल सिम्टम्स आ रहे होंगे, जैसे कि उसको लग रहा होगा कि मेरा मन बहुत उखड़ा उखड़ा है। किसी को बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा होगा जो उसको पहले कभी नहीं आता था, या किसी का रोने का मन कर रहा होगा। ये एक तरीके की बहुत कॉमन एंजाइटी है अमंग द ऑल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे मैनिफेस्ट करती है, अगर हम इसकी बात करें कि एग्जामिनेशन एंजाइटी किस किस तरीके में मैनिफेस्ट करती है। 4 डोमेन होते हैं कि पेशेंट जिसमें कि स्टूडेंट्स को हेडेक हो सकता है, नौशिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, या फिर कभी कभार हार्ट बीट उसको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज बढ़ गई है, गला सूखने लगा है बिना किसी वजह के। दूसरा है कि उसको इमोशनल सिम्टम्स, जैसे इमोशनली वो क्या बोलेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा वरी हो रही है, मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बिहेवियरली वो क्या करेगा, बिहेवियरली बहुत जल्दी जल्दी चलेगा, घर में एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा, उसको कोई ना आसपास कोई ना कोई उसका घर का सदस्य चाहिए जो उसके साथ रहे। अगर वो नहीं है तो वो परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, पर्सनली देखे जाए, एकेडमिकली देखा जाए या एनवायरमेंटली सोशली देखा जाए। सबसे पहले पर्सनली देखा जाए कि अगर किसी भी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव इवैल्यूएशन है, का फियर है अपने लिए, उसमें बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या जिसके अंदर काफी ज्यादा पहले से ही न्यूरोटिज्म है, मतलब अपने को लेके सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा करता है। एकेडमिक फैक्टर्स क्या है कि अगर ऐसा एग्जाम जिसके ऊपर, जैसे कि हम बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पहले से ही सोसाइटी का प्रेशर है, उसको लगेगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेरी जिंदगी का, तो ये एकेडमिक फैक्टर हो गया। टाइम प्रेशर भी होता है, किसी किसी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती है तो उसको लगता है कि मेरा टाइम बहुत कम है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि जैसे अगर उसके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि हमारे बच्चे के तो या हमारी बिटिया के तो सिर्फ 90% नंबर ही आएंगे, तो एक तरीके का पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है, या सोसाइटी का प्रेशर है कि वो पहले से भी बहुत अच्छा करता आ रहा है, तो अब उसके ऊपर फिर से दोबारा से प्रेशर बढ़ गया है कि वो इस एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। बात करते हैं कि ये होता क्यों है।
या किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले पर वो एंजाइटी होगी, उसकी वजह से हमारे मन में इस तरह के विचार आएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमारे को घबराहट होने लगेगी अबाउट द फेलियर। इसकी वजह से हम जो काम, हमारा जो टास्क में है, हमारा काम है पढ़ना, वो नहीं हो पाएगा, उसमें इंटरफेरेंस होगी क्योंकि एंजाइटी हो रही है और जो थॉट्स आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं कि मैं फेल हो सकता हूँ या मैं अच्छा नहीं करूंगा। और ये जो है, ये जो आपका वर्किंग स्पेस है, ये जो आपकी याद करने की क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं हद तक कम कर देगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निटिव इंटरफेरेंस थ्योरी, जो कि अरविंद जी सारनस ने दी थी। ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जिससे हम ये समझा सकते हैं कि परफॉर्मेंस एंजाइटी में ये सिम्टम्स होते तो होते क्यों। इसका आगे चल के क्या इफेक्ट है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है कि टेस्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस का या कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि उसको हमेशा ही एग्जाम के बारे में या एकेडमिक स्ट्रेस रहेगा, अवॉइडेंस करेगा वो इन सारी चीजों का। हाई परफॉर्मेंस स्टेट्स जैसे कि एकेडमिक सिचुएशन के अलावा भी अगर कोई इसको लगता है कि उसमें उसकी एंजाइटी या उसको परफॉर्मेंस ज्यादा करनी है, तो वो सब चीजें अवॉइड करेगा। या फिर इसमें आगे चल के बर्नआउट या डिप्रेशन का रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे कि सर ने बताया कि एंजाइटी होती है, जब हमें एंजाइटी होती है तो बहुत कॉमन सी चीज है, जब हमें एंजाइटी होगी हमारा कॉन्फिडेंस जो है एकदम से डिप करेगा। और जब भी हम कोई एग्जाम दे रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। हम डामाडोल नहीं हो सकते कि पता नहीं क्या होगा, कैटास्ट्रोफाइज नहीं कर सकते, व्हाट इफ वाली चीज में नहीं जा सकते। ठीक है, हमें पूरा कंसंट्रेशन सब कुछ हमें सिर्फ उस टाइम पे, सिर्फ अपने एग्जाम पे रखना है कि हमें इस चीज को ढंग से निकालना है। उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, तो ये जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, आसपास वाले लोगों को देखते हैं कि ये तो यार इतना पढ़ के आया है, ये तो इतना पढ़ के आया है, ये देर से पढ़ रहा है, ये तो टॉप करता है, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करता। ये सारी चीजें हम लेबल करने लग जाते हैं खुद को उस टाइम पे। जो हमें आता भी होगा ना, वो भी हम उस टाइम पे भूलने लगते हैं। एग्जाम में ये सारी चीजें से कोप अप कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें मैम गिरिजा मैम बताएंगे। हाय, मेरा नाम गिरिजा शर्मा है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 10 years नाउ। तो हमने सुना कि एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी क्या होती है, हमने सुना कि हमें अपने मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स में क्या क्या यूज करना है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम एग्जाम स्ट्रेस की बात करते हैं तो एक स्टैटिक एंजाइटी की बात करते हैं, जो जैसे कि सर ने बताया कि वो बहुत तरीके से मैनिफेस्ट करती है, चाहे वो फिजिकल सिम्टम्स में हो या वो मेंटली हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन उसका आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी दिखाई देगा, और उससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट करेगी। लेकिन परफॉर्मेंस डिटेरियोरेशन से पहले उसमें क्या होगा, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, अगर मुझे याद हो रहा है तो मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ, मुझे कुछ रोना आ रहा है, बच्चे खाना नहीं खाते। ठीक है, पूरी रात में पढ़ रहा था, पूरा दिन में सो रहा था, मेरा दिन वेस्ट हो गया, ये गिल्ट शुरू हो गया। ठीक है, कि मैंने जो आज करना था वो तो मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो रात को पढ़ रहा था, अब मेरा पूरा दिन निकल गया। और मेरा आज के दिन का जो शेड्यूल था, जैसे कि मैम ने बताया, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल हर बच्चा बनाता है, पर क्या वो शेड्यूल जो बच्चा बना रहा है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो अचीवेबल है? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन से बढ़ाएंगे। अब पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है? हम जनरली क्या बोलते हैं कि अगर मेरे बोर्ड एग्जाम्स में, घर वाले क्या बोलते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए ना तो स्कूटी ले लूंगा, नया फोन ले लूंगा, इतने नंबर ले आओ, आईफोन लेके दूंगा। इस तरीके से हम रिवॉर्ड मैकेनिज्म यूज करते हैं एज पेरेंट्स। लेकिन ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म कितना वर्क करता है? एक लेवल तक वर्क करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस को एंजाइटी में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। हम परफॉर्मेंस कर्व की बात करते हैं। परफॉर्मेंस कर्व में क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस कर्व में जब हम इन्वर्टेड यू शेप कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक हद तक यू स्ट्रेस होता है, जिसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है।
एक सैचुरेशन, एक पीक रीच करने के बाद अगर हमें एंजाइटी कंटिन्यू होती है तो वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो मेरी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी को हर्ट करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है बोर्ड एग्जाम्स में। बच्चे क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो डिस्ट्रेस आसपास से भी है, जिसे हम बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्योंकि हर कोई जो फोन कर रहा है, जो रिलेटिव फोन कर रहा है, अच्छा उसके बोर्ड के पेपर है ना, तैयारी हो गई, अच्छा बोर्ड एग्जाम है ना उसका, उसने ये पढ़ लिया, अच्छा मेरे बेटे ने तो इतना कर लिया। ये सारी चीजें क्या कर रही है? ये सारी चीजें हमारी एंजाइटी इंक्रीज कर रही है, और ये सारी चीजें हम बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। ओके, कैसे पहुंचा रहे हैं? अरे मासी का फोन आया था, उसने ये बोला है कि वो जो है अंकित है, उसका तो ये वाला चैप्टर भी हो गया, उसने तो मैथ कंप्लीट कर लिया, उसने वो वाली बुक से सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए। बच्चे को क्या लगा? ओ मैं पीछे रह गया। अब वो चीज क्या कर रही है? वो चीज प्रेशर बिल्ड कर रही है। हम जितना ज्यादा बच्चे पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं उतना ज्यादा बच्चा लैग करता जा रहा है, स्लो होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी भी और परफॉर्मेंस भी, दोनों चीजें, जिससे उसका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। आप ये मानिए कि आप हर बार जब बच्चे को जाके कोई कंपैरिजन करते हैं, या हर बार आप बच्चे को जाके जब ये पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा ये खत्म हो गया, तुमने ये वाला सब्जेक्ट फिनिश कर दिया, उसका तो हो गया, वो पड़ोसी की मम्मी मिली थी उसका तो हो गया, तो आप एक पत्थर रख दे रहे हैं बच्चे के कॉन्फिडेंस पे। एवरी टाइम यू आर कीपिंग अ स्टोन, वो नीचे जाता जा रहा है, कॉन्फिडेंस इज डिपिंग। तो हमें उसको कॉन्फिडेंट करना है, हमें उसका कॉन्फिडेंस डिप नहीं करना है, जिसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करनी है। एज अ पेरेंट अलग यूज करेंगे, एज अ चाइल्ड जिसके बोर्ड एग्जाम्स है अलग यूज करेंगे। वील ऑल्सो बी शेयरिंग एन एग्जाम डे एंकर शीट विद यू पोस्ट द सेशन। ओके, तो अब ये पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है, ये हमें क्या बताती हैं? पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें बोलती हैं कि I have prepared myself, I am choosing myself, I have prepared myself completely, I know what I have finished. आप हर सुबह अपने साथ में ये अफर्मेशंस यूज कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लास्ट डे की, यानी कि जो आपने कल प्रिपेयर किया, आप उसको कॉन्क्रिटाइज कर रहे हैं अपने दिमाग में। ओके, हम इसे, आप इसे आज की डेट में हम बहुत बार बोलते हैं ये मैनिफेस्टेशंस है, ये मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो। हम उसे, आप बोलो पहले के टाइम में हम उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते थे, जिसे हम आज मैनिफेस्टेशन की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे अपने कॉन्फिडेंस को कॉन्क्रिटाइज करती हैं विद इन आवरसेल्व्स, और हमारी एंजाइटी को एलिवेट करती हैं। यानी आपकी एंजाइटी अगर डिस्ट्रेस की तरफ जा रही है, तो आप हर रोज एक स्टेप ले रहे हैं टू मेकिंग इट बैक टू यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस हमेशा आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ओके, थोड़ी अमाउंट ऑफ एंजाइटी इज इंपॉर्टेंट। ओके, वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप बिल्कुल एंग्शियस नहीं, अरे यार मेरा बोर्ड का पेपर है, कोई बात नहीं, दे दूंगा, हो जाएगा, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग जो हम एम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत एंजाइटी होनी भी चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट वी यूज इज समथिंग विच इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। जैसे कि मैम ने बोला कि आपको अगर आपका 9:30 बजे एग्जाम है, तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए। ठीक है, अपने पेन्स को, अपने पेंसिल बॉक्स को, अपनी शीट्स को, सब चीजों को अरेंज करके रखिए। एक रात पहले आपका ये सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक और विजुअलाइजेशन है जो हम मेंटल विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसमें आप एक्चुअली बैठोगे एक रात पहले और आप विजुअलाइज करोगे दैट हाउ यू रीच्ड योर सेंटर, हाउ यू वॉक्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। वहां पे जाने के बाद आपने कैसे अपना पेंसिल बॉक्स अरेंज किया, कैसे शीट्स अरेंज की। ठीक है, क्या आपने जब आपने ओएमआर शीट भरनी शुरू की, आपने वो कैसे शुरू की। उसके बाद आपका जो आपने अपने नाम और वो सब फिल किया, वो कैसे किया, आपने कैसे अपना पेपर फिनिश किया, फिनिश करके उसे हैंड ओवर किया, और हैंड ओवर करके आप बाहर आए। ये सब कुछ आप मेंटली विजुअलाइज करेंगे बिफोर द एग्जाम। ओके, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब नेक्स्ट डे आप जाओगे तो आपके ब्रेन के लिए वो चीज नई नहीं है। It is not novel for your brain. Anything which is new to the brain creates anxiety in the brain.
ठीक है, तो वो चीज नई नहीं है, मेरा ब्रेन वो चीज कर चुका है पहले। तो वो एंजाइटी जो वहां पे जाके आपको सेंटर में जाके आपको होने वाली है, वो कर्व हो गई। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप पहले वहां गए हो, मतलब जनरली बोर्ड एग्जाम्स के सेंटर एक नए स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने वो जगह बाहर से देखी है, आप फेमिलियर हो उस जगह के। आप सडनली एक दिन नहीं पहुंच गए हो वहां कि आज मेरा फर्स्ट एग्जाम है और आज मैं यहाँ आया हूँ, ओ ये स्कूल तो मैंने देखा ही नहीं है, ये जगह तो मैंने पहले देखी ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, आपको एक बार वो जगह जरूर विजिट करनी चाहिए बिफोर दैट। वाई? ताकि मैं अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकूं। मेरे ब्रेन के लिए कोई नॉवेल्टी नहीं है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो चीज आपके ब्रेन के लिए नई है वो एंजाइटी क्रिएट करेगी, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। ओके, क्योंकि वो ब्रेन की आदत है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम फेमिलियराइज कर सकते हैं। उसे कैसे फेमिलियराइज करेंगे, उसको विजुअलाइज करके। मुझे मोटिवेटेड रहने की क्या जरूरत है, मतलब एग्जाम है, एग्जाम होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। एग्जाम होगा, खत्म होगा, उसके बाद आपको किस चीज की एंजाइटी होगी, अब रिजल्ट आएगा। राइट, मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में क्या होगा, मैं पास होऊंगा, मेरा तो ये वाला पेपर अच्छा नहीं गया। क्योंकि जब हम बाहर आते हैं, बाहर आके एक भीड़ इकट्ठी होती है बच्चों की जो ये पूछ रही थी, अरे तूने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इस वाले क्वेश्चन का तेरा क्या आंसर आया। और मोस्टली 90% बच्चे ब्लैंक होते हैं कि उन्होंने एक्चुअली आंसर, अगर मैथ का टेस्ट है तो वो लास्ट जो आंसर था वो था क्या, अरे मुझे तो याद ही नहीं है। आई हैव सीन चिल्ड्रन जो एक्चुअली पेपर दोबारा सॉल्व करके ये देखते हैं कि मेरे नंबर कितने आए, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। वाई इट इज नॉट अ गुड आइडिया? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपने एंजाइटी को विंग्स दे रहे हो। ओ मेरे तो 70% आएंगे, ओ ये वाला जो क्वेश्चन था ये तो मैंने गलत कर दिया। अब आपको रिजल्ट तक एंजाइटी रहेगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर तो मिलते नहीं, तो आपको रिजल्ट तक क्या एंजाइटी रहेगी कि जो मैंने नंबर कैलकुलेट किए क्या मुझे वही नंबर आए हैं या नहीं। ठीक है, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है। वंस यू आर आउट, जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आप अपने लास्ट एग्जाम की विजुअलाइजेशन साथ में कीजिए, दैट यू आर आउट ऑफ दैट जोन। आपका लास्ट एग्जाम हो गया है, आप बाहर निकल गए हो, एंड देयर इज अ हेवी लोड विच इज लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स। ओके, जितना क्लियरली आप इस पाथ को विजुअलाइज करेंगे, यू विल एक्चुअली सी कि आपको उतनी कम एग्जाम सेंटर में एंजाइटी। थर्ड थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज द 5 मिनट रूल। सो इफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, हम जनरली क्या करते हैं, अच्छा 5 मिनट बाद कर लूंगा, अच्छा 5 मिनट रुक जाता हूँ। ठीक है, नहीं, 5 मिनट रुकना नहीं है, वो रूल है कि आपको 5 मिनट वो करना है। जनरली अगर हम कोई चीज को 5 मिनट कर लेते हैं तो वो एक मोमेंटम बिल्ड कर देती है, और फिर मैं वो टॉपिक या वो चैप्टर खत्म करके ही उठता हूँ। Okay, so this will also build the momentum. This will again give you motivation, increase your confidence. फिर हम बात करते हैं celebrating small wins. अच्छा, मेरा एक डिफिकल्ट चैप्टर था, ये खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आइसक्रीम खा के आता हूँ, okay? बाहर एक चक्कर लगा के आता हूँ, अपने किसी दोस्त से फोन पे बात कर लेता हूँ। ये सारी चीजें क्या करती है, क्यों कर रहे हैं हम ये? सबसे पहली चीज जो हमें याद दिलानी है खुद को कि व्हाई आर वी डूइंग दिस? फॉर अ ड्रीम कॉलेज प्रोबेबली, फॉर अ ड्रीम करियर प्रोबेबली। अल्टीमेट गोल क्या है? जब हमारा अल्टीमेट गोल हमारे ब्रेन में रहता है तो हमें ये सब चीजें परेशान नहीं करती कि उसने वो चैप्टर खत्म कर लिया, उसने वो वाला सब्जेक्ट खत्म कर लिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोर्ड एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ओके, इट इज नॉट समथिंग, मतलब आप कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आज से 10 साल बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आए थे, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि आप कितना परेशान हुए थे, आप कितने एंग्शियस थे। अरे मैं इतना परेशान हो गया था, मुझे तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। क्यों? पता नहीं नंबर कितने आए थे, अब तो याद नहीं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो हमें अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से अचीव होगा। मेरा टेम्परामेंट कितना स्टेडी है ये मुझे याद रहने वाला है, मेरे बोर्ड के नंबर याद नहीं रहने वाले। आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप किस हिसाब से आपने पढ़ाई की, वो सारी चीजें। बोर्ड एग्जाम एक एग्जाम है,
आपकी लाइफ का एग्जाम नहीं है। कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी के साथ कर ही लोगे, ओके। लेकिन जब हम इसी वजह से बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे जो हम सुनते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, बच्चा अपने आप को घर में बंद कर लिया, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें आर बिकॉज ऑफ माई एनवायरमेंटल प्रेशर जो मेरे ऊपर है। अरे उसका तो रिजल्ट आने वाला है ना, उस दिन 4 रिश्तेदारों के फोन आ जाएंगे, 4 पड़ोसी घर आ जाएंगे कि क्या क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, और उसके बाद किसी को याद नहीं रहेगा आपका रिजल्ट क्या था। इसलिए उस चीज का प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग मैटर्स। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? बॉक्स ब्रीदिंग में वी इनहेल फॉर 4 seconds, hold for 4 seconds, exhale for 4 seconds and then again hold for 4 seconds. इससे क्या होता है? It is like clearing your RAM, ठीक है। आपका ब्रेन आपकी रैम क्लियर कर देता है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिजिकल मूवमेंट कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए। फोन पे नहीं जाना है, मतलब आप ब्रेक ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन उठाओगे अपना एंड यू कीप ऑन स्क्रोलिंग। नो, प्लीज टेक मूव अराउंड, थोड़ा 1-2 चक्कर लगाइए घर के, पानी पीजिए, ओके। दैट विल अगेन मेक यू सी द बिगर पिक्चर, ओके। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम एक ग्राउंडिंग रूल यूज करते हैं विच इज द 3-3-3 रूल, यानी कि कोई भी 3 चीजें अपने 3 सेंसेस से हम वो करते हैं, यानी कि वी कैन विगल अ बॉडी पार्ट, टेस्ट समथिंग, ओके, टच समथिंग, सिट ऑन द ग्राउंड, होल्ड समथिंग वेरी वेरी कोल्ड, ओके। सो आप कोई भी सेंसरी ऑर्गन, अपने कोई भी 3 सेंसेस को यूटिलाइज कीजिए और कोई भी 3 चीजें अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कीजिए। ये 3-3-3 रूल जो है ये आप एक्चुअली अपने एग्जाम सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ओवरवेल्म्ड फील करें, अगर आप एंग्शियस फील करें, ओके। सो वील ऑल्सो शेयर अ शीट विद यू जिसमें सब कुछ लिखा होगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए, जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे लगा दीजिए, ठीक है, सो दैट योर ब्रेन ऑल्सो नोज कि आपको कब क्या। सो अब हम लोग क्वेश्चंस और क्वेरीज डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज की और किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मुझे ये क्वेरी होती है, या कुछ जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अलावा अगर कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो वी आर हैप्पी टू हेल्प। प्लीज आस्क द क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू आंसर। और अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद भी आप लोग पूछ सकते हो। वी आर हियर ओनली, हम लोग अपना नंबर वगैरह सब शेयर कर देंगे, आप पूछ सकते हो, आप सेशंस बुक कर सकते हो। तो वी हैव वन क्वेश्चन कि माय माइंड गोज कंप्लीटली ब्लैंक द मोमेंट आई सी द पेपर, व्हाट डू आई डू? जैसा कि गिरजा मैम ने भी बताया था कि आप ग्राउंडिंग टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। आप एक दिन पहले, पेपर से पहले ये सब चीजें विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि कल मैं पेपर दे रहा हूँ तो मेरा मन कैसा होगा, या मैं किस तरीके से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, या क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ूंगा। तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी। ये सब अगर आपके साथ होता है, पहले भी होता आ रहा है। Next, move on to the next question. How do I stop comparing my preparation to my friends? कंपैरिजन तो दो इंसान के बीच में वैसे भी गलती है। अगर उसका ज्यादा हो गया है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, अगर उसका ज्यादा हो गया है और आप थोड़ा लैग कर रहे हैं तो गिव योर टाइम सब सेल्फ, टाइम दीजिए अपने आप को। क्या पता आप उससे ज्यादा या उससे बेहतर परफॉर्म कर लें एग्जाम वाले दिन। जो जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमारी जो कॉन्फिडेंस है उसको ड्रेन करने का सबसे परफेक्ट तरीका है अपने आप को कंपेयर करना, ठीक है। तो अपने आप को कंपेयर करने की जगह, किसी और से कंपेयर करने की जगह, आप अपनी खुद की प्रिपरेशन से खुद को कंपेयर कीजिए, ठीक है, कि आप कल तक कहाँ तक प्रिपेयर थे और आज आपकी प्रिपरेशन कहाँ है।
That is a better way of motivating yourself than comparing yourself to your friends. अगर ऐसे कोई भी चैट ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं जिसपे वो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, या ये बोल रहे हैं कि इट इज बेसिकली रैट रेस जिसमें माई हॉर्स इज बिगर देन योर हॉर्स चल रहा होता है, ठीक है, मैंने तो ये खत्म कर लिया, मैंने तो ये खत्म कर लिया, तूने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, वो वाली चैट्स को म्यूट कर दीजिए, दे आर यूजलेस, उनमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एंजाइटी के। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को खुद की ही कल की प्रिपरेशन से जो है आप कंपेयर कीजिए, नॉट विद एनी। I can't sleep the night before an exam. Will I fail? नहीं, यू विल नॉट फेल। एक रात को नहीं सोने से आपका ब्रेन शट डाउन नहीं हो जाएगा। योर ब्रेन is perfectly capable of performing even if it doesn't sleep for one night. So it is all right. आप सोने की कोशिश मत करो instead of sleeping, और पढ़ने की भी नहीं करनी है, ओके? तो सोने की कोशिश नहीं करनी है, पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, just roam around the room for some time, sit, you can hear some instrumental music for some time so that it calms you down. उसके बाद लेट जाइए और अपनी आंखें बंद करके ले जाइए, बस कुछ नहीं करना है आपको। आप जितना फोर्स करोगे अपनी बॉडी को सोने के लिए, वो उतना नहीं सोएगी उस रात, तो इसलिए सोने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल ओनली ड्रेन यू। अगर पिछली बार से इस बार एग्जाम ज्यादा हार्ड आए तो क्या करें? हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड भी हो सकता है, ये भी तो बात है। तो कम ये सोच लेना कि एग्जाम हार्ड आया तो फिर मेरा क्या होगा। तो आपके जैसे और भी लोग हैं, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जाम देने के बाद एग्जाम के बारे में ना सोचें कि एग्जाम टफ था, या मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, या मैंने इस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया। और नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करते रहिए। सही कह रहे हैं सर, अगर वो हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, ठीक है? तो स्टेप्स पे फोकस कीजिए, जो जितना आपको आता है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपको फॉर्मूलाज के भी मार्क्स मिलते हैं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, राइट? तो जितना आप कर पा रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला लिखिए, जितना आ रहा है आप उतना अटेम्प्ट कीजिए। मुझे गिल्टी फील होता है जब जब मैं ब्रेक लेता हूँ। तो ब्रेक लेना, हाँ, जैसे विमानी ने बोला कि किटकैट ब्रेक तो सबकी लाइफ में एक बार बनता है। ब्रेक्स लेने से क्या होता है कि बेसिकली ब्रेन आपका दोबारा से एक बार रीस्टार्ट हो जाता है, शट डाउन होके फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो वो रीस्टार्टिंग ऑफ ब्रेन जरूरी है जब भी आप अपने वर्किंग मेमोरी पे काम ज्यादा कर रहे होते हैं, जो कि हम रोड मेमोरी जिसको भी बोलते हैं। उसमें जितने मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना है, बट हाँ, आफ्टर 45 मिनट्स 50 मिनट्स एक बार आपको एक ब्रेक तो फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, जिसमें कि आपको फोन स्क्रॉल नहीं करना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है। उसके अलावा आप रोम अराउंड कर सकते हैं, यू कैन टेक डीप ब्रेथ्स, यू कैन ईट समथिंग एंड यू कैन ड्रिंक वाटर इन दिस ब्रेक। जैसे कि अलीशा मैम ने बताया था, पोमोडोरो टेक्निक में यही होता है, आप 50 मिनट्स आप पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट्स आप ब्रेक लेंगे, और ब्रेक लेने के लिए स्क्रॉलिंग, फोन, इन सब चीजों से दूर रहेंगे, स्क्रीन से दूर रहेंगे। नॉर्मली घूमिए फिरिए, पानी पीजिए, ये सब चीजें कीजिए। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने कभी देखा ही ना हो, बहुत बार होता है मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करें? तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जगह बाकी 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और वो 5 मार्क्स पे 95 मार्क्स के बाद आइए, ठीक है? उसके बाद जितना आता है उतना लिखिए, पर उस 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपना पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट करके 95 मार्क्स छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो वी आर हियर, प्लीज बुक योर सेशंस और अपनी क्वेरी सॉर्ट करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।